मनीष। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वाष्पोत्सर्जन का परिचय और रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रंध्र गति की क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। रंध्र जो गति है, रंध्र गति किसे कहेंगे कि जो रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? रंध्र गति कहेंगे। तो रंध्रों के बंद व खुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रंध्र गति। रंध्र गति कहते हैं। यानी कैसे ओपन हो रहे हैं और कैसे क्लोज हो रहे हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र गति कहते हैं। इस रंध्र गति की प्रक्रिया को समझने के लिए कई परिकल्पनाएं दे रखी हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंड शर्करा परिकल्पना। जो मंड शर्करा परिकल्पना है वो किसने दी थी? जेडी सायरे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। किसने? गिवन बाय जेडी सायरे। जेडी सायरे नामक यह परिकल्पना दी, मंड शर्करा परिकल्पना दी थी। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर मैंने जो रंध्र की संरचना को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया। ये इनर लेयर आंतरिक परत हो जाएगी और ये तो क्या है? आंतरिक परत है और ये बाह्य परत है। ये दोनों क्या है? द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका है, द्वार सेल। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें क्या पाया जा रहा था? क्लोरोप्लास्ट था, केंद्रक था, ये तो न्यूक्लियस था, और ये क्या था? क्लोरोफिल। इस द्वार कोशिका में जो मंड की उपस्थिति का पता लगाने वाले एक वैज्ञानिक थे, सायरे से ही पहले आए थे, लॉयड नाइट साइंटिस्ट ने बताया था कि रक्षक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मंड का प्रेजेंट होता है। तो किसने बताया था? लॉयड ने द्वार सेल में मंड की उपस्थिति को बताया था। कब बताया था? लगभग 1907 के समथिंग बताया था। ठीक है, तो लॉयड ने बताया था कि मंड कहाँ पर उपस्थित होता है? द्वार कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। अब ये मंड शर्करा परिकल्पना क्या कहती है कि दिन के समय जो द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है उसमें क्या आ जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने में यूज कर लिया जाता है। तो दिन के समय क्या हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा है तो उस कंडीशन में CO2 में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आएगी? कमी आ जाएगी। CO2 में कमी आने की वजह से यहाँ का जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज होगा, लगभग 7 pH हो जाएगा। यहाँ पर pH बढ़ने के कारण pH बढ़ गया। pH बढ़ने के बाद में यहाँ पर द्वार कोशिकाओं में एक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। वह एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और उस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो गया?
सक्रिय। क्यों हुआ? क्योंकि पीएच वैल्यू क्या हो गई? कम होगी। ओ सॉरी, पीएच वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। पीएच वैल्यू बढ़ते ही फास्फोराइलेज एंजाइम है वो बढ़ गया। अब ये फास्फोराइलेज एंजाइम है वो मंड को किस में कन्वर्ट करेगा? शर्करा में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? मंड को, यानी कि स्टार्च को, मंड को क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। मंड को बदलेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलेगा, 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और कौन करेगा? ये एंजाइम ही, फास्फोराइलेज एंजाइम किस में बदल देगा? ग्लूकोज 1 फास्फेट में। यहाँ पर ग्लूकोज, यहाँ पर CO2 की कमी हो रही है, और CO2 कमी हो रही है, और क्या बन रहा है? ग्लूकोज 1 फास्फेट बन रहा है, पीएच बढ़ रहा है। इस वजह से डीपीटी के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। डीपीटी बढ़ता है, प्राशन दाब न्यूनता का मान बढ़ता है, डीपीडी का मान बढ़ता है। और बढ़ता है, बढ़ने के कारण कोशिका क्या होती है? स्फीत हो जाती है। सेल क्या होगी? स्फीत। जो इसकी बाहरी जो कोशिकाएं होंगी, जो सेल्स होंगी, वो क्या होंगी? द्वार कोशिका क्या होगी? स्फीत होगी। द्वार सेल क्या होगी? स्फीत। और द्वार कोशिका जब स्फीत हो रही है तो उस वजह से क्या हो गया? रंध्र ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रंध्र खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है? दिन के समय हो रही है। दिन के समय क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू हो गई। शुरू होते ही CO2 में कमी आ गई, पीएच बढ़ गया, और पीएच बढ़ते ही फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो गया। फास्फोराइलेज एंजाइम है वो मंड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल देगा। यहाँ पर बदलने के बाद में डीपीटी का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। बढ़ने के कारण द्वार कोशिका क्या होगी? स्फीत होंगी। स्फीत होते ही क्या हो गया? रंध्र ओपन हो जाएंगे। ये आपके सामने क्या है? ओपन रंध्र है, खुला हुआ रंध्र है। अब बंद कैसे होगा? ये कौन सी परिकल्पना कह रही? मंड शर्करा परिकल्पना कह रही है। अब बंद कैसे होगा? कि रात्रि के समय क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी नहीं, रात्रि में नहीं होगी, इसके अपोजिट चलेगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर CO2 के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होने के बाद में पीएच का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, लगभग 5 के समथिंग आ जाएगा पीएच मान। और यहाँ पर फास्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनएक्टिव रह जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय होने के बाद में ये ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंड में, वापस मंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और डीपीटी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटते ही जो द्वार कोशिकाएं हो वो क्या होंगी? स्लत हो जाएंगे। स्लत होते ही द्वार रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इसको मिटा के मैं बता देता हूँ वापस से। ये तो होगी दिन में। अब रात्रि में देखो क्या होगा। रात्रि में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद। प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? बंद। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद हो जाएगी। बंद होते ही CO2 क्या वृद्धि हो जाएगी? वो वृद्धि हो गई, वहाँ तो घट रही थी और यहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर पीएच क्या हो जाएगा? पीएच भी क्या होगा? घटेगा, लगभग 5 के समथिंग आ जाएगा पीएच। और जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाएगा। और जो ग्लूकोज 1 फास्फेट जो बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंड में बदल जाएगा। मंड का मतलब स्टार्च में बदल जाएगा। और स्टार्च में बदल गया तो डीपीडी का मान भी क्या हो जाएगा? प्राशन दाब न्यूनता का मान कम होगा, घटेगा। घटते ही जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार सेल होगी, गार्ड सेल होंगी, वो क्या होंगी? स्लत हो जाएंगे। और स्लत होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद। स्लत होते ही क्या हो जाएंगे? रंध्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी परिकल्पना है? मंड शर्करा परिकल्पना। किसने दी थी? जेटी सायरे ने दी थी। सायरे ने क्या बता रहा है? प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही CO2 के मान में कमी आएगी। CO2 कमी होगी तो पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ते ही फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होगा, एक्टिव होते ही मंड को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिससे डीपीटी का मान बढ़ेगा और द्वार कोशिकाएं स्फीत होकर रंध्रों को खोल देंगी। और इससे अपोजिट किस में होंगी? रात्रि में। रात्रि में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा।
CO2 बढ़ जाएगी, pH घट जाएगा और ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो मंड में बदल जाएगा, DPD का मान कम हो जाएगा, द्वार कोशिका स्लत हो जाएंगी और रंध्र बंद हो जाएंगे। ये तो कौन सी परिकल्पना होगी? मंड शर्करा परिकल्पना हो गई। एक परिकल्पना कंप्लीट हो गई है जिसमें रंध्रों के बंद होने और खुलने की प्रक्रिया बता रखी है, कैसे तो ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं अब स्टीवर्ट परिकल्पना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टीवर्ट परिकल्पना। स्टीवर्ट ने देखो क्या बताया कि जो J.D. सायरी ने जो अपनी परिकल्पना बताई उससे आगे जो स्टीवर्ट ने है वो आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जब किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण तो हो ही रहा था, अब यहां से ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो दूसरे रूपों में बदलेगा। कौन से रूपों में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा, फास्फेट में, और किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो दोनों हैं वो जल में क्या होते हैं, ग्लूकोज 1 फास्फेट की अपेक्षा अधिक घुलनशील होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होंगे, अधिक घुलनशील होते हैं। घुलनशील होने की वजह से यहाँ पर जो कोशिका रस है उस कोशिका रस की सांद्रता में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? कोशिका रस की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब कोशिका रस के सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो अंतःप्रासरण से कोशिका क्या हो जाएगी? स्फीत। क्या हो जाएगा? अंतःप्रासरण द्वारा जो द्वार कोशिका होती है, द्वार गार्ड सेल है, वो क्या हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगे। और स्फीत होने की वजह से आपको पता है जब द्वार कोशिका में स्फीत होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? रंध्र खुलते हैं। क्या होते हैं? रंध्र खुलते हैं। स्फीत होते ही क्या होंगे? रंध्र ओपन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? स्टीवर्ट परिकल्पना क्या कहती है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल में क्या होंगे? अधिक घुलनशील होते हैं। किसकी अपेक्षा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की अपेक्षा। अब यहाँ पर ये जल में घुलने की वजह से कोशिका रस की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होते ही अंतःप्रासरण द्वारा, अंतःप्रासरण की प्रक्रिया होगी, होते ही द्वार कोशिका क्या हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगी। स्फीत होते ही फैलेंगी, फैलते ही क्या हो जाएगा? रंध्र ओपन हो जाएंगे। जो ये गार्ड सेल थी, ठीक है, तो ये गार्ड सेल जैसी ये क्या है? ओपन ही बना रहा हूं मैं। और क्लोज कैसा होता है? क्लोज बिल्कुल, ये क्या है? ये इसकी आंतरिक सतह हो जाएगी। ये क्या है? क्लोज रंध्र है। और इसके बाहर क्या पाई जा रही है? सहायक कोशिका होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोशिका रस की सांद्रता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? सांद्रता बढ़ रही है। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ेगी, बढ़ते ही क्या होगा? अंतःप्रासरण होगा। अंतःप्रासरण होते ही ये जो यहाँ पर जो आंतरिक जो इसकी परत है वो क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ होती है इनमें क्या होगी? स्फीत होंगी। स्फीत होती है यहाँ पर फैल जाएंगी और फैलते क्या हो जाएगा? रंध्र ओपन
हो जाएगा। और रंध्र ओपन हो रहा है तो वाष्पशोषण प्रक्रिया हो जाएगी, वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर इससे आगे हम दूसरी परिकल्पना पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे, जापानी वैज्ञानिक थे इमामुरा और ह्यूजिनो। इन्होंने कब दिया था? 1959 में। लेकिन इसका रूपांतरित रूप किसने दिया था? लेविट नामक साइंटिस्ट ने दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया तो आप बता देना लेविट ने। रूपांतरित रूप जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो किसने दिया था? लेविट ने दिया है। ये क्या है? सर्वाधिक मान्य। प्रेजेंट समय में सबसे ज़्यादा मान्य जो परिकल्पना है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, इसको मिटा देता हूं। इन द्वार कोशिकाओं में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो स्टार्ट होगी ही, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होते ही यहाँ पर क्या होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? मैलिक अम्ल। अब ये मैलिक अम्ल क्या हो जाता है? टूट जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? मैलेट में, मैलेट और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आयन में टूटेगा। अब हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक हो जाती है और बाहर इसके क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है धीरे धीरे। बढ़ने की वजह से यहां से जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या होता है? बाहर चला जाता है। क्या हो गया? बाहर चला जाएगा। अब यहां पर हाइड्रोजन आयन जा रहा है बाहर, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी? कमी होगी। कमी होते ही तो बाहर से ही जो यहाँ पर सहायक कोशिका है वहां से क्या होगा? पोटेशियम आयन यहाँ पर अंदर प्रवेश करेगा। क्या करेगा? पोटेशियम आयन सीधा इसमें प्रवेश करेगा। पोटेशियम आयन प्रवेश करते ही क्या बनाता है? पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है। ये मैलेट तो था ही भाई, मैलिक अम्ल मैलेट और हाइड्रोजन आयन में टूट रहा था। अब ये पोटेशियम आयन किसके साथ जुड़ जाएगा? मैलेट के साथ जुड़ जाएगा और पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर लेगा। पोटेशियम मैलेट बनने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि द्वार कोशिकाओं में प्रासरण सांद्रता में क्या करेगा? ये वृद्धि करेगा। पोटेशियम मैलेट क्या करेगा? प्रासरण सांद्रता में वृद्धि करेगा और अंतः प्रासरण की क्रिया द्वारा द्वार कोशिकाओं में क्या होगा? स्फीत उत्पन्न करेगा, खिंचाव उत्पन्न करेगा। खिंचाव उत्पन्न करते ही यहाँ से जो द्वार कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगी। ठीक है, आई समझ में? एक ही चार्ट के रूप में मैंने दिखा रखा है, इसको वापस समझ लेते हैं, फिर रात्रि की बात करते हैं। दिन में, दिन के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर किसका निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का क्या हो गया? वियोजन होगा, यानी अपघटित होगा, टूटेगा। मैंने बताया था मैलिक अम्ल बन रहा है और मैलिक अम्ल टूट रहा है। मैलिक अम्ल टूट के किसका निर्माण कर रहा है? मैलेट, और टूटने के बाद किसका निर्माण करेगा? मैलेट और हाइड्रोजन आयन का निर्माण करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण और मैलेट का निर्माण होने के बाद में जो सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन का तो क्या होगा? सक्रिय सेवन द्वारा द्वार कोशिकाओं में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन कंटिन्यू क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और बाहर निकलने के बाद जो एक्टिव पोजीशन होती है उसके द्वारा जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनसे पोटेशियम आयन प्रवेश करेगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, निष्कासन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ही यहाँ पर द्वार कोशिकाओं में मैलेट के साथ क्या जुड़ जाएगा? पोटेशियम आयन जुड़ जाएगा और किसका निर्माण करेगा? पोटेशियम मैलेट का निर्माण करेगा। अब ये पोटेशियम मैलेट है वो क्या करेगा? द्वार कोशिकाओं में प्रासरण की सांद्रता में वृद्धि करेगा। अब प्रासरण सांद्रता बढ़ेगी, बढ़ते ही अंतःप्रासरण की प्रक्रिया होगी और अंतःप्रासरण द्वारा क्या होगा? द्वार कोशिका स्फीत होंगी। और आपको पता है कि जब द्वार कोशिका स्फीत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ओपन हो गए। अब क्या होगा? रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो होगी नहीं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर क्या करेगा? वापस
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद हो जाने पर उपरंध्रीय गुहाओं में क्या हो गया, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब CO2 की मात्रा बढ़ रही है, यहाँ पर तो यूज हो रही तो मेलिक अम्ल का वजन निर्माण हो रहा था। अब CO2 की मात्रा क्या बढ़ रही है, इसमें उपरंध्रीय गुहा है। ये क्या है, उपरंध्रीय गुहा, उपरंध्रीय क्या है वो, उपरंध्रीय। उपरंध्रीय गुहाओं में क्या होगा, CO2 की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब CO2 की वृद्धि हो रही तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और उस एंजाइम का नाम है एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक अम्ल। अब एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा, यहाँ पर जो पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में अंदर आया था उसको बाहर की ओर धकेलेगा कि आप बाहर निकलो। तो बाहर निकलेंगे तो द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम का क्या हो जाएगा, बहिर्गमन हो जाएगा। बहिर्गमन का मतलब बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ही द्वार कोशिकाओं में जो प्राशन सांद्रता बढ़ रही थी वो क्या होगी, घट जाएगी। घटते ही बहिप्राशन होगा। बहिप्राशन, जल बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बहिप्राशन होते ही कोशिका क्या हो जाएगी, द्वार कोशिका क्या होगी, स्लत हो जाएगी। और स्लत होते ही आपको पता है उस द्वार, वो रंध्र हैं, वो द्वार कोशिकाएं हैं, वो रंध्र को बंद कर देंगी, यानी क्लोज हो जाएगा। तो समझ में आया, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो वापस से एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से। गार्ड सेल, गार्ड सेल में दिन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, CO2 का यूज हो रहा है। यूज होते ही यहाँ पर क्या बन रहा है, मैलिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल क्या होगा, अपकटित होगा। अपकटित होते ही किसका निर्माण कर लेगा, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बनने के बाद दिन में ये क्या करेगा, लगातार अपघटित होगा, वियोजित होगा मेलिक अम्ल, और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर की ओर धकेलेगा। इसके चारों तरफ जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आयन इसमें एंटर करेगा। एंटर करते ही प्रासरण सांद्रता में ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्या करेगा, प्रासरण सांद्रता में वृद्धि करेगा। प्रासरण सांद्रता में वृद्धि होती, यहाँ पर अंतःप्रासरण द्वारा क्या करेगा, द्वार कोशिका को स्पीत करेगा, और स्पीत करते ही रंध्र क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब दिन के अपेक्षा रात्रि में इससे अपोजिट चलेगी। अपोजिट चलेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद हो जाएगी। बंद होते ही CO2 की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर तो दिन में तो CO2 की मात्रा क्या हो रही है, कमी, और रात्रि में क्या होगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। बढ़ते ही यहाँ पर एक अम्ल एक्टिव हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, जो क्या करेगा, इस पोटेशियम आयन को बाहर निकाल देगा। बाहर निकलते ही यहाँ पर जो द्वार कोशिका में प्रकाश सांद्रता वृद्धि हुई थी वो इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जो द्वार कोशिका में क्या हो जाएगी, स्लत। स्लत होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इसको नोट करो एक बारी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रंध्र गति क्रियाविधि के कुछ परिकल्पनाएं पढ़ी हैं, तो आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू।